ये आज का जो सेशन है बिहार पुलिस 2025 के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट और ये टेस्ट नंबर 1 है। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। और देखिए इसको एक एग्जाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं फ्रेंड्स और बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं और आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। तो देखिए संविधान में जो अनुच्छेद 79 है, आपको याद होगा अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन क्रमशः कौन, एक राज्यसभा और एक लोकसभा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संसद के अंगों में शामिल है तो एक तो राष्ट्रपति हो गया, एक राज्यसभा होगा और एक लोकसभा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 79 जो है इसके तहत संसद का गठन किया जाता है। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद 79 है ना, ये भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। तो मैं सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में बताते चलूँगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। प्रश्न को जब भी पढ़िएगा आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पर पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल ये सत्य है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य वो हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, अभी हमने पढ़ा भी है पहले नंबर क्वेश्चन में, ये भी सही है। देखिए राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, ये गलत दिया गया है। तो यहीं पूछा गया कौन सा असत्य कथन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 2010 से लेकर के 2024 तक में जितने भी बिहार पुलिस में जो है हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं, कल मैंने उसको कवर कराया हुआ है। 1.5 घंटा का मैराथन सेशन है, उसको जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, और पूरा बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर मैंने आपको कवर करा दिया है, तो सब कुछ चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी। अच्छा, ये जो भोपाल गैस त्रासदी जो है ना, ये 1984 की घटना है। अगर सन पूछेगा तो याद रखना है 1984 की घटना है। और इस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा, एक चेरनोबिल परमाणु आपदा है, चेरनोबिल, यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक ये भी पूछा जाता है कि चेरनोबिल परमाणु आपदा ये किस वर्ष घटित हुआ था। तो फ्रेंड्स ये घटना हुई थी 1986 में। कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स, तो यूक्रेन में हुआ था। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में और चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना जो हुआ था ये 1986 में हुआ था यूक्रेन में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये किया गया है पंचायती राज में और नगर पालिका में। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए 2006 में, ध्यान रखिएगा वर्ष 2006 में जो है पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीट जो है आरक्षित करने वाला अपना पहला राज्य बना था बिहार। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कब, तो 2006 में पंचायती राज में 50% जो है सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना था, तो अपना राज्य बिहार बना था। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताते चलूँगा। देखिए भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं भारत में, ये आप जानते हैं। ठीक है ना, हमारा जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष है। उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो है हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद आपको ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध और फिर जैन। तो ऑप्शन सी वाला क्रम बिल्कुल करेक्ट है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस
अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? तो अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद 20, इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में जो है यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 21 भी इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 20 तो आपको प्रश्न में मिल ही गया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि धर्मनिरपेक्षता यानी कि पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है? तो देखिए, आपने पढ़ा होगा जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है ना, इसके तहत संविधान में जो है पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, उसके बाद समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यानी कि जो पंथ निरपेक्षता है इसका भारत में संदर्भ क्या है? तो राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए यहाँ पर गलत कथन, ज़्यादातर इस सेट में आपको असत्य कथन ही पूछा गया है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिए 1960 में बम्बई से अलग होकर के महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, ये कथन आपका सत्य दिया गया और ध्यान रखना प्रश्न में असत्य पूछा गया है। उसके बाद देखिए अगला जो आपका स्टेटमेंट दिया गया, ऑप्शन दिया गया, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना था। ये गलत है, मणिपुर से अलग नहीं हुआ था, ये असम से अलग होकर के 1972 में मेघालय राज्य बना था। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए थे। तो गलत कथन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए शाह जांच आयोग गठित किया गया था। शाह जांच आयोग, इसका गठन किया गया था 1977 में। ध्यान रखना कब किया गया था? 1977 में इसका गठन हुआ था और भारत सरकार द्वारा जनता पार्टी की उस समय सरकार थी, भारत सरकार के द्वारा जनता पार्टी के सरकार के अधीनस्थ स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों, मानव अधिकार उल्लंघनों और अन्य अनियमितताओं का जांच करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? बताइए, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए ये होती है संघात्मक व्यवस्था 7वीं अनुसूची के द्वारा। और 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, बंटवारा है। और इसी में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। ये चीज़ आप जानते हैं। तो संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो 7वीं अनुसूची के द्वारा। ठीक है, अच्छा 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। कहाँ पर? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य होता है। ठीक है ना, उसके बाद किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक की वकालत कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक का न्यायाधीश रहा हो और राष्ट्रपति की नज़र में एक जो है कानून का जानकार हो, लब्ध प्रतिष्ठित न्यायविद रहा हो। ठीक है ना, तो ये तीनों यहाँ पर होंगे और यहाँ पर पूछा गया नहीं है तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है। कहाँ पर है? मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 47 है, अब देखिए जैसे ही मैंने अनुच्छेद 47 बताया तो जो लोग जानते होंगे कि संविधान के भाग 4 में 36 से लेकर के 51 तक में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसी से आप पकड़ लीजिएगा कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। अब सुनिए 47 जो है अनुच्छेद भारत के संविधान में, ठीक है ना, इसमें कहा गया है कि राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजन को छोड़ करके इनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का नियम बनाएगा। यानी कि जो मेडिकल के लिए इस्तेमाल होगा बट आप अगर स्वाद से पीते हैं मज़ा के लिए तो उस पर सरकार प्रतिबंध लगाएगी, ये कहा गया है। ठीक है, और ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। ठीक है, अच्छा मूल इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को अमेरिका से लिया गया और मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है, बताइएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ बिल्कुल ये राज्यपाल की शक्ति से संबंधित नहीं है, ये सब राष्ट्रपति की शक्ति है। महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति बिल्कुल राज्य का जो आपका जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है राज्य का, वो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये सही दिया गया है। राज्य विधानसभा को आहूत करने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार है। दंड के लिए क्षमा, विराम या परिहार प्रदान करने की शक्ति है राज्यपाल के पास। तो कौन सी शक्ति से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए देखिए, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बताइए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अवंती, वज्जी, काशी, मगध। तो फ्रेंड्स ये मगध के नाम से। और देखिए 16 महाजनपद हुआ करते थे और इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और मगध की राजधानी जो थी, प्रारंभिक राजधानी, ये राजगिरी थी या फिर गिरिब्रज भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, गिरिब्रज। तो आप दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रारंभिक राजधानी थी ये मगध की। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? अब देखिए, हड़प्पा नगर में बहुत से नगर थे, जैसे कि आपका एक हड़प्पा था, एक मोहनजोदाड़ो था, एक लोथल था, एक कालीबंगा था, पीलीबंगा था, ये सब था। तो देखिए किन नगर से प्राप्त हुए हैं? तो बिल्कुल सिंध से प्राप्त हुए हैं, सिंध पाकिस्तान से। मोहनजोदाड़ो प्राप्त हुआ है, मोहनजोदाड़ो वहीं पर है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए गुजरात से आपको लोथल मिला है, ठीक है, एक प्रमुख बंदरगाह था। और उसके बाद देखिए राजस्थान, भारत से, राजस्थान से आपको कालीबंगा मिला है, ठीक है। हरियाणा से आपको कौन सा मिला है? हरियाणा से आपको राखीगढ़ी मिला है, ठीक है, याद है राखीगढ़ी। और देखिए पंजाब से क्या मिला है? पंजाब से आपको रोपड़ मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सभी जगह से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 सभी हो जाएगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख करके बताइएगा, ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है? अब थोड़ा सा ध्यान फरमाइएगा, फारसी भाषा में लिखी है। तो देखिए फारसी भाषा में लिखा है किसने? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। तुजुके जहांगीरी या जहांगीरनामा कहा जाता है, ये जहांगीर की आत्मकथा है और ये फारसी भाषा में लिखा है। अच्छा, बाबर की भी एक आत्मकथा है, बाबरनामा, ठीक है ना, बाबरनामा। अब आप लोग कहेंगे, बहुत लोग गलती से बाबरनामा मतलब बाबर पर लगा देंगे। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में। और बट फारसी भाषा में पूछा गया है तो जहांगीर का कौन? तुजुके जहांगीरी, ठीक है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है, ठीक है। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, फटाफट आंसर कमेंट करिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो ये नवाब सिराजुद्दौला था, ठीक है ना। सॉरी, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब तो नवाब सिराजुद्दौला था। और पहला नवाब मुर्शीद कुली खान था। अंतिम नवाब पूछेगा तो मंसूर अली खां था। अंतिम हिंदू शासक बंगाल का पूछेगा तो लक्ष्मण सेन था। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा पहले ही बोलने में गलती हुई थी। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब तो ये सिराजुद्दौला था, अंतिम स्वतंत्र नवाब। और अंतिम नवाब मंसूर अली खां था, बट अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला था। पहला नवाब मुर्शीद कुली खां था। तो यहाँ पर क्रम पूछा गया है कि यहाँ पर जो है सही क्रम कौन सा है? तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो सही क्रम होगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला, ठीक है ना। और प्लासी का युद्ध आपको याद होगा, ठीक है, 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के मध्य में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। चलिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है इसमें से? तो गुलामगिरी को लिखा है किसने? ज्योतिबा फुले ने। यहाँ पर ज्योतिबा राव फुले देख सकते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले भी ऑप्शन में दे देता है। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना किया था 1873 में, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना। चलिए, उसके बाद देखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। अच्छा, ये 1906 में जो है कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? दादा भाई नौरोजी ने किया था और इसका लक्ष्य स्वराज प्राप्ति का था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए 1939 में निम्न में से किससे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? 1939 में, सन भी याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि आंसर मैं बता देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू को ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था कब? 1939 में। और 1946 तक ये पद पर ये रहे थे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी? कौन सी जो लिपि हैं ये अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई?
तो फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अशोक का जो अभिलेख था उसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिली थी, तो जेम्स प्रिंसेप